सो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अक्षर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जो है आपका पॉलिटी में एमसीक्यू सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल यानी कि हम जो है 3 क्लासेस देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आज हमारी चौथी क्लास, और चौथी क्लास आपकी होने वाली है डीपीएसपीस पे, है ना। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 25 क्वेश्चन हम डीपीएसपीस के पढ़ने वाले, और बाकी कल की जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपका सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे कि भाई आपका सेंटर जो संघ है, पार्ट जो आपका 5 है, उससे किस प्रकार से के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके डीपीएसपीस को बेसिकली देखा जाए तो डीपीएसपीस आपके पार्ट 3rd में आते हैं ना, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉरी, पार्ट 4th में आते हैं। चलिए तो फिलहाल पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो बताइए भाई किस में है? क्या वो डीपीएसपीज में है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स में, क्या वो 7th शेड्यूल में है, या फिर प्रियम्बल में है? तो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो कहाँ ली है हमारी? डीपीएसपी। यानी कि डीपीएसपी मतलब क्या है? राज्य के द्वारा ही राज्य को क्या दिए? निर्देश दिए गए कि हम किस तरीके से अपने राज्य का कल्याण करेंगे, है ना। तो इस तरीके से है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो कि एक्सप्लोइटेशन मेनली किन लोगों का होता है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन मेनली जो है आपका चिल्ड्रंस और महिलाओं का होता है ना, क्योंकि हमने ये देखा भी। तो इस कंडीशन में आपका जो कूट ए है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? भाई कौन सा है? द स्टेट सेल इन्वेडेड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। The state shall not discriminate against any person on ground of religion, race, caste, sex or place of birth. अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो भाई बताइए, तो क्या यहाँ पे बोला गया? डीपीएसपीस के सिद्धांत है ना, तो डीपीएसपीस के सिद्धांत में आपको सिर्फ और सिर्फ ए देखने को मिल रहा है, बाकी के सारे आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं भाई? आपके फंडामेंटल राइट्स। अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी आपने फंडामेंटल राइट्स में देखा। ये आपका आर्टिकल 16 बताता है, ये आपका जो इक्वालिटी से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे डीपीएसपी में हमें कौन सा देखने को मिल रहा है भाई? सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। अब हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। अब जिनको जो है याद नहीं भी होगा, तो कुछ कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको बोला था कि जैसे आर्टिकल 40 और 44 तो आपको एग्जैक्ट याद करना है, क्योंकि 44 में आपका जो है यूनियन सिविल कोड है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये 44 में सही दे रखा है। अगर मैं आर्टिकल 40 की बात करूं तो आर्टिकल 40 आपके गांधीयन से रिलेटेड है, जिसमें विलेज पंचायत दे रखी है ना, तो 40 भी बिल्कुल सही है। तो ए का आप बोल सकते हो 1 और सी का आपको 3 दिख रहा है, राइट। अब जो है यहाँ पे बी और डी आपको देखना है। तो अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो बी और डी बिल्कुल भी सही मैच हो रखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा, है ना। ए इसमें जो है राइट हो जाएगा। चलिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में प्रतिपादित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो ये आपके पास प्रोविजन दे रखे और इन प्रोविजन से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे आंसर देना है। तो भाई बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी जो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? सोशलिस्ट, लिबरल और गांधीयन, यानी समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, है ना। तो 3 विचारधाराओं पर आपके जो है यहाँ पे डीपीएसपी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इसमें हम देखेंगे गांधीवादी। तो गांधीवादी में पहले देखते तो सिक्योर ऑल द सिटीजन, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी गांधीवादी पे नहीं है। तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत आपकी गांधीवादी पे है। और जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग, यानी कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनको प्रमोट करना है ना। तो गांधी जी का भी क्या मानना था कि भाई छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम उनको प्रमोट करेंगे। और विलेज पंचायत यानी कि जो हमारी जड़ है उनको और प्रगाढ़ करो और उनको भी मजबूती दो। तो यहाँ पे 2 और 3 जो आपके गांधीयन से रिलेटेड है बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ये डीपीएसपी पढ़ चुके हैं आपने। अब आपको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। खाली 1 बाय 1 आर्टिकल्स को याद करने से और एक तरफा याद करने से कुछ नहीं होता है। मेन होता है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। जिसने जितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, उतना वो उतनी जल्दी जो है
एग्जाम क्रैक करता है। चलिए 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? भाई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आपको ध्यान रखना आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 आपका जो है यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। चलिए भाई 7th की ओर बात करते हैं। 7th की मैं बात करूं तो 7th ये कहता है कि विद रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन, यानी कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई बताइए, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दे रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखा है, डीपीएसपीज दे रखे हैं। The National Social Assistance Program launched by the Government of India fulfill which of the following provision? अब देखो यहाँ पे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, यानी कि अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का मतलब ये है कि जो वृद्धा पेंशन होती है, हैंडीकेप पेंशन होती है, और जो आपकी जितने भी प्रकार से देखा जाए दो समाज के वर्गों के लिए, यहाँ पे मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर कोई हैंडीकैप है तो उसको किस तरीके से पेमेंट मिलेगी, उसको पेंशन मिलेगी। असिस्टेंस यानी कि असिस्ट करना, लोगों को सहायता देना। तो लोगों को सहायता किस में देखने को मिलती है? आपको डीपीएसपीज में आपको देखने को मिलती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 विल बी योर राइट आंसर। आपने देखा होगा कि पब्लिक असिस्ट मैंने आपको बताया था, ध्यान आ रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कौन से आर्टिकल में, और आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए तो इसमें राइट आंसर ओनली बी हो गया। 8th, it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. This provision is included in. भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये उपबंध सम्मिलित है। भाई किस में है? आपको अगर याद आ रहा होगा तो आपने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी होगी, आर्टिकल 51A के तहत, है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ जो है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। तो 8th का क्या हो जाएगा भाई? आर्टिकल 51 का ए में आपको जो है क्या देखने को मिलेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगी। और उन फंडामेंटल ड्यूटीज में एक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि अपने जो प्राकृतिक है यानी कि इन्वायरमेंट है उसको क्या करना? सुरक्षित रखना। उसको जो है उसका जो है क्या करना? प्रोटेक्शन करना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई 9th की ओर बात करते हैं। 9th में क्या कहते हैं? By the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, a new chapter was added to the Constitution of India related to. अब देखो, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हमारा जो है यहाँ पे भारत के संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ा गया था। कौन सा था वो? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं बात करूं तो आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, उसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके क्या जोड़ा था? 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके 10 मौलिक अधिकार जोड़े थे, और जो है यहाँ पे फिर एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है जो कि आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है ना। तो इस तरीके से है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अब जो है यहाँ पे पार्ट्स को मैच द फॉलोइंग करनी है ना, पार्ट्स को। तो पार्ट 2 क्या कहता है? आपका सिटीजनशिप। पार्ट 3 क्या था? आपका फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 क्या था? आपका डीपीएसपीज। लेकिन पार्ट 5 आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं इंडिकेट करता है। पार्ट 5 आपका क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं बताता है। क्या कहता है ये? सेंटर, संघ। तो इसमें गलत हो जाएगा कौन सा? डी इसमें गलत हो जाएगा। चलिए बाकी की तीनों कैसे हैं? आपके सही मैच हो रखे हैं। चलिए 11 की बात करते हैं। Which one of the following commissions recommended the inclusion of फंडामेंटल ड्यूटीज? तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसकी सिफारिश पर आपके जो है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, है ना, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। इससे पहले आपके संविधान में नहीं था प्रोविजन। चलिए भाई इसी तरीके के इजी क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे इजी क्वेश्चंस को बच्चे जो है ज्यादातर गलत करके आते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following are fundamental duties of citizens as provided by the Constitution of India? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों को निम्नलिखित में से क्या है? To preserve the rich heritage of our composite culture, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना। To protect the weaker section from social injustice, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना। To develop scientific temper and the spirit of inquiry, वैज्ञानिक मनोदशा तथा खोज की भावना का विकास करना। तो strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता
के लिए प्रयत्न करना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर राइट। तो 12 का आंसर क्या होने वाला है? तो भाई आपको देखा जाए तो प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस ये नहीं है आपका, बल्कि ये डीपीएसपीज में आता है ना। बाकी अगर मैं बात करूँ तो 1, 3, 4 आपका जो है क्या है आपका, किस में आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। चलिए 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट मेंशन्ड एट द पार्ट 4th फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो पहला, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग्स, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे के भाव विकसित करना। टू रिस्पेक्ट वंस पेरेंट एंड टीचर, अपने माता पिता गुरुओं को आदर करना है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, भाई माता पिता और अपने गुरुजनों को आदर करना तो भाई कोई आपकी मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपका एक नैतिकता है, ये आप अपने मन से करते हो, ये हमारे एक समाज में कल्चर है, तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है ना। चलिए 14 की बात करते हैं। 14 अब देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी है, इन 2 स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए तो एक बार देखते हैं। बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 all the directive principle of the state policies have been given primacy over the fundamental rights mentioned in article 14 and 19. सेकंड देता है, इन द मिनर्वा मिस्ल केस 1980 the Supreme Court held that only the directive principle mentioned in Article 39B and 39C can have primacy over the fundamental rights under Article 14 and 19. It's true, and this is constitutional. हिंदी में देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, मिनर्वा मिस्ल वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देना संवैधानिक है। तो भाई बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भाई मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है केवल और केवल स्टेटमेंट कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जरा एक बार ध्यान से देखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों में प्राथमिकता दी गई। पहली बात तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 44वां तो था ही नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित तो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ही नहीं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ना। दूसरा कि मिनर्वा मिस्ल केस 1980 में हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन्ड इन 39B and C कैन हैव प्रिमेसी ओवर फंडामेंटल राइट। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिकता। अब देख लेना कि आर्टिकल 39B और C क्या कहता है। चलिए 15 बोलता है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड अंडर द डीपीएसपीज, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड यानी कि मादक निषेध, यानी कि जो आपका अल्कोहल से रिलेटेड जो चीजें होती है उनको हमने प्रयोग में नहीं लाना है। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, यानी कि फैक्ट्री कारखानों में जो बाल श्रम होता है उसको प्रोहिबिट करना, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ बेगार और फोर्स्ड लेबर, बेगार अथवा बलात् श्रम से निषेध, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अब डीपीएसपीज में कौन सा आता है? तो भाई डीपीएसपीज में तो कौन सा आता है आपका? सिर्फ और सिर्फ पहला ही आ रहा है, बाकी के तीनों आपके कैसे भाई फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी आता है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर यानी कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आता है, ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आता है। तो 2, 3, 4 आपके एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं, और जो है सिर्फ और सिर्फ ए इसमें जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपीज। दे ले डाउन द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यापक व्याख्या करते हैं। द प्रोविजन कंटेन इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो भाई बताओ 16 का क्या इसमें राइट आंसर होने वाला है? तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही है। ये तत्व देखो, अगर देखा जाए तो
सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी क्या करते हैं, ये इक्वलिटी लेके आते हैं डीपीएसपीज। और अगर बात करी जाए तो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, अगर इनको जो है लागू नहीं किया जा रहा है देश के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो यू आर नॉट सपोज टू गो टू द कोर्ट, है ना। आप जैसे फंडामेंटल राइट्स पे रिट लगाते हैं उस प्रकार से आप इन पे रिट नहीं लगा सकते कि भाई राज्य जो है हमारे इन डीपीएसपीज को फॉलो नहीं कर रहा है या इनके अकॉर्डिंग नीतियां नहीं बना रहा है ना, तो दे आर नॉट इन्फोर्सिबल, राइट। तो ये जो है आपको देखना है। चलिए 16 के बाद 17 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। भारत के संविधान के संदर्भ में संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो है यहाँ पे क्या है, दे इम्पोज लिमिटेशंस ऑन एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, दे इम्पोज लिमिटेशन ऑफ द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब जो है यहाँ पे दिखाना है कि कौन से जो है इन दोनों में से कौन सा जो है कथन सही है। क्या ये लिमिटेशंस इम्पोज करते हैं? वही नहीं, दे आर नॉन इन्फोर्सेबल। तो यहाँ पे ना तो लेजिस्लेटिव के पास लिमिटेशन है, ना तो एग्जीक्यूटिव के पास, क्योंकि ये तो क्या है, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट, इनका मतलब देश से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है तो वहां पे हम बोल सकते थे कि हाँ भाई इनका लेना देना है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी, सॉरी डीपीएसपी जो है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल। तो ये जब ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, और अगर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो तो कोर्ट के पास भी कोई क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं, किसको, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायक और कार्यपालिका के पास भी, इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि ये क्या हो, आंसरेबल हो कोर्ट के लिए, है ना। तो नाइदर वन और नॉट टू, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे अगेन। देखिए भाई 18 का आंसर दीजिए। चलिए 39 का ए, इक्वल जस्टिस फॉर लीगल एड, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत सही है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है, लेकिन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 40 में नहीं, ये आपका 50 में है। अगर ध्यान होगा तो आर्टिकल 50 आपको ध्यान होगा तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 50 में आपका जो है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है ना, तो सेपरेशन दे रखा है यहाँ पे, तो इसको देख लेना। ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई इसमें, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, डी जो है इसमें गलत मैच है, डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 की बात करते हैं। 19 बोलता है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, बिल्कुल नहीं, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऑलरेडी गलत हो गया। दे शेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, बिल्कुल सही कि ये जो आपकी इन्फोर्सेबल नहीं है। द प्रिंसिपल स्टेटेड इन दिस पार्ट शेल गाइड द स्टेट इन मेकिंग लॉज, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 बिल्कुल जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 19 का डी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 20। हाँ जी, देखिए भाई अब ये देखो, ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को ना है, बट फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पे समझाऊंगी इसको। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए कि, है ना, मजदूरी संहिता 2019 में एक सम्मिलित किया गया था, ये उस क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉज हैव बीन सबस्ट्यूम्ड अंडर द कोड ऑफ वेजेस, है ना। तो निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में रखा गया। तो भाई 2019 का जो मजदूरी श्रम संहिता आई थी उसमें जो है आपका मिनिमम वेजेस रखा गया, पेमेंट ऑफ बोनस रखा गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर संविदा श्रम अधिनियम जो है आपका 2019 में नहीं था बल्कि 2020 में था। तो अगर बात कही जाए तो ये 2020 में आया था, 2020 में आया था। तो इक्वल रिकमेंडेशन अगर बात करी जाए 1 to 4, तो 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट संविदा श्रम अधिनियम ये आया था आपका 2020 में। चलिए 21वें प्रश्न 21 की हम बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपीज ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो कौन से जो है इसमें। अब देखो आप लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है घूम फिर के एक ही जैसा, मतलब निचोड़ जो है ना, लास्ट में कंक्लूजन एक ही निकल रहा है उनका। तो अब आपको देखना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन
of intoxicating drinks and drugs injurious to health except for medical purpose। तो कौन सा जो है इसमें यहाँ पे डीपीएसपी इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक है, ये तो आपका किसके लिए आता है भाई, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या आता है। लेकिन ये आपको बताया था मैंने कि मादक पदार्थ जो है, नशीले मादक पदार्थ होते हैं, उनका सेवन करना जो है यहाँ पे निषेध बताया, उनका सेवन नहीं कर सकता कोई भी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसमें, हालांकि अगर वो उनका प्रयोग दवाइयों के पर्पज से हो रहा है तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो है रिस्ट्रिक्टेड है। किनके लिए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक के लिए, है ना, जो कैसे आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है, इंजूरियस टू हेल्थ है। चलिए 22, इन वट वेज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो भाई किस बेसिस पे आप लोग कह सकते हो कि भाई ये अलग है। तो द फॉर्मर आर मीन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल द लेटर फॉर द स्टेट, यानी कि सबसे पहले किसके पास है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। द फॉर्मर आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज द लेटर पूर्वोत्तर संविधान के अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। एक मिनट, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा मुझे को लग रहा है कि पॉइंट गलत हो रही है, इंग्लिश में देखेंगे। अगर बात करी जाए तो पहले जो है पार्ट नहीं थे। चलिए, डीपीएसपी द डायरेक्टिव्स आर नॉन इन्फोर्सेबल वेयर इज द राइट्स आर इन्फॉर्मेबल। बिल्कुल सही, यही जो पॉइंट है आपको एक्सप्लेन करता है, यही पॉइंट बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। क्या बोलता है ये कि डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल, यानी कि आप इनके यूज, अगर आप मैं बोलूं तो जैसे फंडामेंटल राइट से अगर इनका कोई अगर इनको हार्म करता है, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई राज्य है, वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 और 226 के तहत। लेकिन अगर डीपीएसपी को अगर आपका सरकार जो है लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो आर्टिकल जो आपका फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें सी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 23, which one of the following was not added to the DPSPs of state policies by the 42nd Constitutional Amendment Act? Protection of child and adult from exploitation, equal justice and free legal aid, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच वॉज नॉट एडेड टू द डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। तो 23 का क्या इसमें राइट हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये सब के सब जो है आपके 22वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। लेकिन मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका इसमें नहीं ऐड हुआ था। चलिए 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फंड। तो निम्नलिखित में से भारत के संविधान और पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव का रक्षा प्रावधान किसमें किए गए हैं, तो डीपीएसपी में किए गए और फंडामेंटल ड्यूटीज तो दोनों में आपका किए गए। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन हम देखेंगे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है, भैया आपके किसका उल्लंघन है, डीपीएसपी का। हमने देखा था ना आर्टिकल 39 में कि 39 का क्या कहता है, 39 का सब क्लॉज बी कि किसी भी व्यक्ति के पास धन का संकेंद्रण ना हो, धन का केंद्रीकरण ना हो, तो है ना। चलिए तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने 25th क्वेश्चन देख लिया, 25 क्वेश्चन देख लिया आपके डीपीएसपी से रिलेटेड। अब जो है कल की क्लास में हम कौन से टॉपिक रिलेट करेंगे, तो कल की क्लास में आप पढ़ेंगे पार्ट 5 दैट इज योर सेंटर एंड योर संघ, है ना। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कल हम करने वाले हैं, राइट। तो आप लोग एक बार ही पढ़ के आइएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनका जो है यहाँ पे रिविजन हो जाएगा, और जो क्लास में मेरे से पढ़ रहे हैं तो उनका जो है यहाँ पे रिविजन हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं, है ना। चलो इसमें से बने ना बने, लेकिन आपका जो है यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन करना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, और पढ़ के आइएगा पार्ट 5 दैट इज योर सेंटर। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।